नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व कराएंगे। स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला प्रश्न एलिगेशन का है। लिखा हुआ है दो बोतलों में क्रमशः 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात होगा। आपने परीक्षाओं में इस टाइप के जरूर सवाल देखे होंगे। यहाँ पर दो बोतल हैं, दोनों में मिश्रण अलग अलग है और फिर से उन्हें मिलाया गया है और 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो पूछा गया है नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम मान लेते हैं दो बोतल हैं, ठीक है ना। पहली बोतल ये है और दूसरी बोतल, ठीक है ना। ये दो बोतल है, पहली बोतल ये दूसरी है। यहां पर लिखा हुआ है अम्ल और जल। पहले वाले में अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। ये मान लेते हैं अम्ल है और ये वाला भाग कौन सा है, या ये वाला अम्ल है और ये वाला मान लेते हैं जल है। इतना आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो बोतल है, इस पे भी अम्ल और जल का अनुपात दिया हुआ है 1:2। 1:2 का मतलब एक भाग हमारा अम्ल का होगा और दो भाग हमारा जल का होगा। इतनी सी चीज समझ में आपको आ रही होगी, इतना आप कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। पहली बोतल ये है, इसमें अम्ल जल का रेशियो दिया है। दूसरी बोतल है, इसमें भी अम्ल और जल का रेशियो दिया है। यहां तक करने के बाद अब आगे पढ़िए। लिखा हुआ है इन्हें 1:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। तो बताइए नए मिश्रण में अम्ल और जल का क्या अनुपात होगा। यहां पर इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाना है। तो जब भी सवाल हो, दो मिश्रण अलग अलग हो, उनमें क्वांटिटी अलग अलग हो, फिर कहे इन्हें इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में हमेशा दोस्तों याद रखिएगा जो पहली बोतल में अम्ल जल का है टोटल क्वांटिटी कितनी है, 3 2 कितना होगा 5 होगा। और यहां पर दूसरी वाली बोतल में अम्ल और जल की क्वांटिटी कितनी है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3। तो सबसे पहले दोनों बोतलों की क्वांटिटी क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या होगा, दोनों बोतलों की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर होगा, इस 3 ये यहाँ पर दूसरी वाली जो बोतल गाया है ना टोटल क्वांटिटी, इसी नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे और पहले वाले का जो आया हुआ है क्वांटिटी इन दोनों में कर देंगे। बस अपोजिट करना है। यहाँ पर 3 है ना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, दोनों में होगा अम्ल और जल में। यहाँ पर करेंगे 5 का, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब आप देखेंगे ना 6:9 टोटल जोड़ेंगे ना तो 15 आएगा और इधर जोड़ेंगे 5 और 10 तो भी 15 आएगा। क्वांटिटी बराबर हो गया। अब 1:3 के अनुपात में मिलाना है, तो इसका मतलब पहला वाला एक से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले में कर देंगे 3 से। बस इतना आपको कर लेना है। यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 6:9 ही रहेगा, ये पहली बोतल का आएगा। और दूसरे के निकालेंगे तो 3 5 15 और 3 दाव 30। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप लगाएंगे ना तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब देखिए दोनों बोतलों को हमने निकाल लिया। अब इतना आप कर लिया ना, 1:3 बोला था तो 1:3 के अनुपात में हमने क्या कर लिया, मिश्रित कर लिया। अब यहाँ पर बोला क्या गया, अम्ल और जल का अनुपात बताइए। तो इस वाले भाग में अम्ल कितना है 6 है, इसमें कितना है 15। 15 6 जोड़ देंगे तो 21 आएगा। 9 और 30 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। यानी प्रश्न में बोला गया था नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। आपका सवाल लग गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से काट लेंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7:13। तो समझ गए, कुछ नहीं करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए, दो बोतल थे, पहले वाले में अम्ल जल का रेशियो दिया हुआ था, दूसरे बोतल में अम्ल जल का दिया हुआ था। पहले इन दोनों को जोड़ के क्वांटिटी को देखेंगे क्या बराबर है, बराबर नहीं है तो अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्वांटिटी जब बराबर हो जाएगी, 1:3 का अनुपात में बोला है, तो पहले वाले में 1 से गुणा कर देंगे, दूसरे वाले में 3 से। तो ये अम्ल जल आ गया। टोटा गया, पूछा गया था नए मिश्रण में, तो अम्ल यहाँ पर 6, यहाँ पर 15, 15 6 जोड़ेगा तो 21 आएगा और जल जोड़ेगा तो 30 9 39। रेशियो बना लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, एवरेज का प्रश्न है। लिखा हुआ है 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। एक व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है ए के बदले आ जाता है, तो बी सी डी ई का औसतन वजन 79 यानी 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वजन ज्ञात करिए। अब देखिए सवाल तो काफी बड़ा लिखा हुआ है,
जैसे प्रश्न में बोले ना वैसे आप करते रहिए, सवाल लग जाएगा। सवाल देख के घबराना नहीं है कि देख ले इतना बड़ा सवाल है, अब उसको सवाले देख रहे, सवाल नहीं, सवाल सब छोटे होते हैं, बस आपको तेजी से एग्जाम में लगाना है। सबसे पहले देखो एबीसी, यानी एबीसी का औसत वजन दिया हुआ है 3 है, एबीसी मान लेते एबीसी, ठीक है ना, 3 है। इनका औसत वजन कितना दिया हुआ है, 84 किलोग्राम दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है एक व्यक्ति डी के आ जाने से, अब मान लीजिए एक व्यक्ति और इसमें शामिल हो गया है, वो कौन शामिल हुआ, डी शामिल हुआ है। अब इनका जो औसत वजन है वो 80 किलोग्राम हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। चाहो तो एबीसी यहाँ है, एबीसी यहाँ, डी का वजन निकाल सकते हो। 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, घटा लो, निकाल आएगा। या ऐसे निकाल लो, ये 84 है, 84 से 80 हो गया, कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 4 की कमी हो रही है। 4 की कमी हो रही है, कितने मेंबर हैं, एबीसीडी 4 लोग हैं, यानी 4 गुणे 4 यानी 16 की कमी आई है। 16 की कमी आई है, आप औसत देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक व्यक्ति के आने से औसत कम हो रहा है, इसका मतलब है वो इससे तो कमी आया होगा। 16 की कमी हो रही है, 84 में 16 घटा लो। 84 में जब 16 घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 आएगा, 7 में यानी 68 किलोग्राम। यानी हम सीधे बता सकते थे डी का वजन कितना होगा, 68 किलोग्राम होगा। या तो आप चाहें तो 3 गुणे 84 कर लीजिएगा, 4 गुणे 80 कर लीजिएगा, जितना आए इसका इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो भी 68 ही आएगा, ठीक है ना। कई तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे लगाइए। हमने डी का निकाल लिया है। प्रश्न में बोला गया है यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलोग्राम अधिक है, इसका मतलब जो व्यक्ति ई है उसका वजन साफ साफ डायरेक्ट न देके इनडायरेक्ट बताया है कि डी से 3 किलोग्राम ज्यादा है। 68 में 3 जोड़ देंगे तो 71 किलोग्राम, यानी आप कहेंगे ई का जो वजन है 71 किलोग्राम है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, ए के बदले आ जाता है, अच्छा ए के बदले आ जाता है, और आगे लिखा हुआ है बी सी डी ई का औसतन वजन 79 यानी 79 किलोग्राम हो जाता है। अब दोस्तों जो अगली लाइन लिखी हुई है बी सी डी ई, इनका जो औसतन वजन है वो कितना दिया गया है, 79, ठीक है ना, 79 दिया गया है। देखो यहाँ पर बी सी डी ई का दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसी में देख लो। अच्छा इसका अगर हम टोटल निकालेंगे, योगफल 4 है, ये औसत दिया है, तो योगफल कितना आएगा, 80 गुणे 4 करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, 320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका निकालेंगे टोटल निकालेंगे ना 4 लोगों का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, योग निकालेंगे, ये औसत होता है। जब योग निकाला जाता है तो जितने मेंबर्स होते हैं उससे गुणा कर देते हैं, औसत में से उसका योग निकल आता है। तो 4 ना 36, 4 सत्ते 28, 28 3 कितना होगा, 31 होगा, 316 आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप देखिए, अगर इसमें से अब इसका योग अगर घटाओगे, ए प्लस बी प्लस सी डी इस तरीके जोड़ोगे, बी प्लस सी प्लस डी इस तरीके लिखोगे, तो यहां पर देखिए बी सी डी तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ए बचेगा, यहां पर ई बचेगा। दोनों को अगर हमने कहा डिफरेंस निकाल के बताइए ए माइनस ई कितना होगा, तो आप कहेंगे 320 में 16 घटाएंगे 4 आएगा। अब आप कहेंगे ई की वैल्यू तो दिया ही है 71 किलोग्राम, यहां पर ई का वेट 71 किलोग्राम है, ये इधर जुड़ जाएगा, तो आप कहेंगे ए का जो वजन होगा 75 किलोग्राम होगा। देख रहे कितना सिंपल सवाल था। देखिए 75 किलोग्राम कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, जैसे बोले वैसे करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के, ठीक है ना। जैसे सवाल कहे वैसे आप लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए लिखा हुआ यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p और b ने y% वार्षिक दर पर, अब यहां पर q इज ग्रेटर देन p बताया है, इसका मतलब q बड़ा है, ठीक है ना, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर होगी। देखिए क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है, जो हमारा q है वो इज ग्रेटर देन p है, इसका मतलब डिफरेंस जो होगा q माइनस p होगा, Q माइनस पी होगा। और पहले ही ऑप्शन देखिए 100 Q माइनस पी लिखा हुआ है, तो आप यहीं से आंसर नंबर ए को टिक कर देंगे, लगाना नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, यही वाला इसका राइट आंसर होगा। फिर भी हम आपको लगा के दिखा देते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कैसे लगाएंगे, तो वो समझ लीजिए। देखो सबसे पहले ए ने, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर होगी, यानी राशि यानी अमाउंट की बात हो रही है, और अमाउंट का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज है यानी एसआई ये होता है। और एसआई का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसआई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100,
पढ़ा है, ठीक है ना। PRT अपन 100, बस यही कॉन्सेप्ट है, इससे आपका सवाल लग जाएगा। देखो सबसे पहले अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड होगा, पहले वाले का दिया हुआ है P रुपए, यानी P लिख देंगे प्लस, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब SI लिखेंगे तो P आएगा R की जगह रेट दिया हुआ है X, T/100 ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले में B ने Y लिखा हुआ है प्रतिशत, यानी इसका जो है Q है, तो Q लिखेंगे अब प्लस Q प्लस Y/T/100, इतना आपको करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा LCM लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर Q इंटू वाई इंटू टी ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100P आएगा अब प्लस PXT/100 आएगा, और यहाँ पर आएगा 100Q प्लस, आपको लगाना नहीं था, आप आंसर तो ऐसे ही बता सकते थे। अब देखिए 100 से 100 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो इसको इधर ले आओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर PXT है, अब माइनस का लिख लो QYT बराबर 100Q माइनस 100P। अब यहाँ पर T कॉमन ले लेंगे तो PX माइनस QY आएगा बराबर, यहाँ पर 100 कॉमन ले लेंगे तो Q माइनस P आ जाएगा। अब यहाँ पर T पूछा गया है तो 100Q माइनस P अपान PX माइनस QY। देखिए पहला ऑप्शन है, मतलब आपको लगाना ही नहीं था, आप ऑप्शन नंबर पहले को ही टिक कर सकते थे, अगर आप थोड़ा सा अगर लॉजिक सोचे होते तो आपका आंसर लग जाता, ठीक है ना। चलिए आज सवाल थोड़ा सा इजी है, हर दिन आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि हर एक दिन के वीडियो पे आपको क्वेश्चंस हमेशा कठिन ही करा दें। पेपर में हर टाइप के सवाल आते हैं, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। तो आप डेली इस सेशन पे जो 3 बजे की क्लास है हमारी, इसमें हम आपको डेली क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो इसमें आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, कभी आसान, कभी मॉडरेट और कभी कठिन भी देखने को मिलेंगे। अब एक दिन में तो आप सीख नहीं जाएंगे ना मैथ, आप डेली रेगुलर जुड़े रहिए, आपको सीखने को जरूर मिलेगा। अब अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिन में किए गए कार्य का और x+1 श्रमिकों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात दिया गया 5:6। तो पूछा गया है x का मान कितना होगा, सिंपल सवाल है। अब देखिए x-1 क्या है, श्रमिक है, आपने पढ़ा होगा M1D1H1 अपान W1, यानी MDH का एक फार्मूला नहीं होता वर्क एंड टाइम में, उसी का कॉन्सेप्ट है ये। तो x-1 श्रमिक हैं, x+1 दिन में काम करते हैं, ऐसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में हमारा कितना लिखा हुआ है, और यहाँ पर इनका अनुपात दिया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दूसरा वाला दिया हुआ है x+1 और x+2 है, बहुत ही सिंपल सवाल है, और इन्हीं का रेशियो दिया हुआ है 5:6। सवाल में कुछ दमी नहीं है, ये तो कट ही गया। इसको काटेंगे 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 16 दिन। तो बोला गया x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा 16 होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देखिए लिखा हुआ है पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे तक पूरा भर जाएगा। अब देखिए सवाल बहुत आसान है ना, टाइम दिया हुआ है, बाकी दिक्कत नहीं है। देखो पाइप ए को अगर हम बात करते हैं 8 घंटे में भरता है, पाइप बी की बात करते हैं तो ये 12 घंटे में भरता है। पहले ये निकाल लेते हैं कि टंकी जो है उसकी कितने लीटर की क्षमता है, कितने लीटर उसमें पानी भर सकता है। तो देखिए 8-12 की एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, यानी हम कह देंगे ये वाला जो टंकी है ना, ये 3 घंटे के हिसाब से 8 घंटे में 24 लीटर भर देगा, और ये अगर 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा तो 12 घंटे में 24। समझते होंगे क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल क्वांटिटी जो लीटर भरने की है और एक दिन में भरते हैं, इससे भाग कर देंगे तो एक दिन का निकल आता है कि कितना लीटर पाइप भरता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो है 7 बजे और ये वाला 9 बजे, ऐसा करते हैं इसको भी 7 से पहले 9 यानी 9 2 घंटे इसको पहले हम चला लेते हैं। 7 से 2 घंटे का मतलब क्या होगा, 2 घंटे का मतलब 7 से 9 यानी 2 घंटे होगा। अब हमें पता है कि ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, तो 2 घंटे में कितना पानी भर चुका होगा, इसको पहले चला लेते हैं, है ना। पहले दोनों को टाइम को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। हमेशा सवाल जब भी टाइम से रिलेटेड हो, आप स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना
कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, इतने बजे चली दूसरी, तो उनको टाइम को पहले हम बराबर करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो आप कहेंगे 2 घंटा चला लीजिए, 6 लीटर भर लिया होगा, तो 24 में से 6 लीटर मान लो भर चुकी है, तो कम कर लो, तो 24 में 6 घटाएंगे यानी 18। अब हम ये कहेंगे कि 18 लीटर हमको पानी भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी 9 बच गया होगा, कितना बच गया होगा 9, क्योंकि इसका जितना भरने की 2 घंटे की कैपेसिटी थी वो हमने निकाल के अलग कर लिया पहले ही। अब हमें भरना है सिर्फ 18 लीटर, तो दोनों लोग भरा दीजिए मिलके, क्या दिक्कत है। इसकी क्षमता कितनी है, 3 की है, इसकी 2 की है, यानी 18/5, 18/5, ठीक है ना। इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5×3=15, यानी 3 सही, 5×3=15 सही है ना, 3 सही 3/5 आ जाएगा घंटे, ठीक है ना, इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 घंटा, 3/5 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो आप कहेंगे 3 घंटे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12×3=36, यानी आप कह सकते हैं 3 घंटा 36 मिनट। अब यहाँ 9 बजा है, 9 बजे से 3 घंटा 36 मिनट को और आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 12:36, यानी 12:36 इसका राइट आंसर होगा। तो बोला गया था टैंक कितने बजे पूरा भर जाएगा, तो 12:36, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये भी प्रश्न अच्छा है। देखिए लिखा हुआ है, कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के 2/9 और लड़कों के 1/4 विद्यार्थी अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित हैं। देख रहे हैं ना, मतलब सवाल आप पढ़ लेंगे, समझ लीजिए कैसे बोला है, वैसे लगाइए, सवाल के अकॉर्डिंग चलिए, कोई फार्मूला विशेष आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल के लैंग्वेज पे फॉलो करते रहिए, सवाल आपका लग जाएगा। एक कक्षा में विद्यार्थियों को, देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है विद्यार्थियों का 3/5, अब समझ रहे हैं ना, 3/5 विद्यार्थियों का क्या, ये लड़कियां हैं। तो अब ये जो विद्यार्थियों को बोला है ना, हमने मान लिया जो विद्यार्थी हमारे कितने हैं, हमने मान लिया विद्यार्थी हमारे कितने, 5 हैं। अगर 5 विद्यार्थी हैं टोटल, 3 अगर लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है, अगर लड़कियां 3 हैं तो बताइए लड़कों की संख्या कौन नहीं बता पाएगा। अब देखिए विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों शामिल हो जाते हैं। जब भी हम किसी विद्यार्थी की बात करते हैं या स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का मतलब होता है उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है ना, दोनों चीजें होती है। तो ये तो हमने पता कर लिया। अब देखो सवाल को साफ साफ पढ़िए, लिखा हुआ है यदि लड़कों का 2/9, ठीक है ना, लड़कों का 2/9, तो लड़कों का 2/9 और लड़कियों का अनुपस्थित, अच्छे बताइए, लड़कियों का 2/9, 2/9 अगर अनुपस्थित हैं तो उपस्थित कितने रहे होंगे, मतलब 9 में से अगर 2 अनुपस्थित है तो 7/9 उपस्थित रहे होंगे। यानी हम सीधे कह सकते हैं लड़कियों की संख्या का, ठीक है ना, जैसे प्रश्न में क्या है, लड़कियों की संख्या 3 है, इसी का 7/9 क्या उपस्थित है, तो आप कहेंगे 3 एकम 3, 3×3=9, यानी आपका आ गया 7/3, इतना कर लेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है लड़कों का संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, 1/4 अगर अनुपस्थित है तो उपस्थित कितने रहे होंगे, 3/4, तो लड़कों की संख्या 2 है, 2 का निकालेंगे कितना, 3/4, तो आप कहेंगे यहां पर तो 3/2 आ गया। टोटल प्रश्न में बोला गया है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, अच्छा कुल विद्यार्थियों का, अच्छा उपस्थित दोनों मिला कितने हैं, इनको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ेंगे तो 7/3 और 3/2 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेके जोड़ लीजिए, एलसीएम 6 आएगा, 2 7 14, 3×3=9, 14×9 कितना होता है 23/6, यानी 23/6 आ गया, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न बोला है कुल विद्यार्थियों को, विद्यार्थी टोटल कितने थे, विद्यार्थी तो 5 थे ना, तो बटे में भी तो 5 आएगा, यानी आप कह सकते हैं 23/30, 23/30 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी, जैसे प्रश्न में कहे वैसे आप लगाते रहिए, आपके आंसर जो है आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला सेशन होगा, आज हमारी थोड़ी तबीयत नहीं सही थी इसलिए क्वेश्चन की संख्या हमने कम रखी है, कल क्लास जो होगी उसमें और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। आप रेगुलर देखिए, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं मानसिकता से कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लें, एक हफ्ते में पढ़ के सिलेक्शन ले ले, तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना, समय देना पड़ेगा। आप धैर्य रखिए, आपको हर दिन आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। जैसा भी हो, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक चाहते हैं कि आप वर्क एंड टाइम पहले पढ़ा दीजिए, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दीजिए, परसेंटेज अगर चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दीजिए,
या कोई और चैप्टर है तो उस तरीके से भी हम आपको पढ़ा देंगे। जैसा भी आपको पढ़ना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो मिक्स कराए हैं, ठीक है ना। जैसा आपको बेस्ट लगे आप कमेंट कर दीजिएगा, हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहीं तक क्लास को आपको विराम देते हैं और फिर अगली क्लास कल मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।